हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको मनोविज्ञान में अधिगम चैप्टर से उसका पहला सिद्धांत लेकर आया हूँ, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। इससे पहले मैंने बताया कि मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में कैसे आया, विश्व में कैसे फैला, उसकी प्रयोगशाला कहाँ बनी, और उसके बाद मैंने आपको बताया संप्रदायवाद, बताया कितने संप्रदाय हैं। उसके बाद आपको अधिगम की परिभाषा बताई और अधिगम के विशेषताएं बताई, अधिगम के उदाहरण बताए, अधिगम और कौशल में क्या अंतर है ये बताया। तो आज से मैं शुरू कर देता हूँ आपका अधिगम का सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने सिद्धांत मैं सारे पढ़ाऊंगा, और सिद्धांत आपके निश्चित है एक दो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? स्किनर है। इसके प्रतिपादक या जनक अगर कहेंगे तो कौन है? बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। इनको शॉर्ट में BF स्किनर भी कहा जाता है, BF स्किनर कहा जाता है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया। कब किया? 1938 में किया। और इसके साथ साथ देखिए, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के कई सारे नाम हैं। ये उपनाम लिखा हुआ है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है साधनात्मक अनुबंधन, दूसरा है स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने एक बॉक्स का इस्तेमाल किया जहां पे इसमें चूहे को रखा था, भूखे चूहे को। और उसके बाद सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इसकी क्रियाशीलता के कारण इसका नाम सक्रिय अनुबंधन है। और अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। अच्छा, एक चीज देखिएगा, उद्दीपन अनुक्रिया उद्दीपन में बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। उद्दीपन क्या होता है? जब कोई समस्या उत्पन्न होती है और उस समस्या के कारण हम कोई उसका हल खोजने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा अनुक्रिया हो जाती है। ध्यान समझिएगा, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, वो समस्या क्या होती है? वो उद्दीपन होती है। और जब उस समस्या का हल खोजने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं, वो क्या होती है? अनुक्रिया होती है। जैसे इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया, तो चूहे को भूख लगी है, उसकी भूख क्या है? वो उद्दीपन है। और वो भोजन पाने के लिए क्या करता है? उछल कूद मचाता है, लीवर पर पैर रखता है। वो जो अनुक्रिया करता है, अंदर जो क्रियाएं करता है, वो अनुक्रिया हो जाती है। तो ये आप जानते रहिए, अनुक्रिया उद्दीपन। और उसके बाद RS थ्योरी, यही है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी इसको बोलते हैं। पूरा नाम इसका रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। अगला है कार्यात्मक प्रतिबद्धता और नैमित्तिक सिद्धांत। ये देखिए 2018 में पूछा गया था, 2018 टेट में नैमित्तिक सिद्धांत पूछा गया था। क्रिया प्रस्तुत अधिकतर लोगों को याद रहता है, सक्रिय अनुबंधन याद रहता है, अनुक्रिया, लेकिन ये नाम पूछ लिया था नैमित्तिक सिद्धांत। तो नैमित्तिक सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर महोदय ने दिया है। तो इतनी चीज समझ लीजिए। प्रतिपादक कौन है इसके? स्किनर महोदय हैं। निवासी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कब दिया इन्होंने? 1938 में दिया। देखिए, इन्होंने दो जीवों पर प्रयोग किया, एक तो चूहे पे किया, दूसरा कबूतर पे किया। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, जो ये 5-6 नाम दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इन्होंने प्रयोग कैसे किया, पहले चीजें समझेंगे। इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स लिया जो साउंड प्रूफ था। और इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स में क्या था कि एक लीवर लगा हुआ था और एक ट्रे लगी हुई थी खाने की। लीवर कुछ ऐसा था कि जितनी बार वो लीवर पे पंजा रखता था, यानी कि जितनी बार वो कूदता था, वो लीवर में ऑटोमेटिक काउंटर था, वो काउंट कर लेता था कि पहली बार भोजन पाने में चूहे ने कितनी बार कोशिश की। कोशिश करने के बाद वो लीवर पे पैर रख पाया। तो आइए देखते हैं, फिगर हमने बना रखा है। ये आपका ट्रे है, खाने का ट्रे है जहां पे भोजन आता है, और ये लीवर है। तो जब चूहे को भूख लगी है, इसमें उछल कूद मचाता है और इसमें रोशनी रहती है, दिखाई देता है। तो ये क्या करता है? जब उछल कूद मचाता है तो लीवर दब जाता है। जब लीवर दबता है तो यहाँ पे भोजन आ जाता है, ऊपर से यहाँ से भोजन यहाँ आ जाता है। तो जब भोजन आता है उसे खा लेता है। जब ये ये कितनी बार कूदता है, कितनी बार उछलते कूदते, यहाँ पे काउंटर काउंट करने वाला लगा रहता है कि 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100,000 बार, कितनी बार ये उछल कूद करने के बाद लीवर पर पैर रख पाया। अब ये क्या होता है? जब इसको भोजन मिल जाता है तो ये क्या होता है? उस भोजन को पाने के लिए फिर और ज्यादा उछल कूद मचाता है। जब ये बार बार ये क्रियाएं करता रहता है, बार बार क्रियाएं करता रहता है, एक समय ऐसा आता है उसकी उछलने कूदने की गति काउंटिंग कम हो जाती है, वो कम बार उछलता कूदता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जान जाता है कि लीवर कहाँ रखा हुआ है, जिस पर पैर रखने, पंजा रखने से लीवर दबे और भोजन मिल जाए। तो ये जो इनकी थ्योरी है, ये जो इनका प्रयोग है चूहे पे, कुछ इस तरीके का था। आइए इसको हम देख लेते हैं। किस जीव पर प्रयोग किया था? जीव पे देखिए दो हैं, एक तो चूहा हो गया, चूहा पे इन्होंने किया था 1938 में, ठीक है। और जीव दूसरा क्या था? कबूतर था। कबूतर पे इन्होंने किया था 1943 में।
तो ये इन्होंने दो जीवों पे इन्होंने प्रयोग किया था। ये देखते हैं, स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रयोग सफेद चूहे पर किया था। बता दिया मैंने, इन्होंने सफेद चूहे को क्या किया था, एक बॉक्स में बंद किया था, उसके ऊपर प्रयोग किया। चूहा क्या था, भूखा हुआ था। भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। आगे है, बॉक्स में एक लीवर था जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से था। देखिए ये जो लीवर था ना, यहाँ भी स्वचालित मशीन लगी हुई थी जो इसकी क्रिया को, चूहे की क्रिया को क्या करती थी, काउंट करती थी कि 1 बार 2 बार 3 बार, इतनी दफा ये क्या करता है, उछल कूद मचाने के बाद वो भोजन पाता है। तो एक स्वचालित मशीन लगी हुई थी जो लीवर को दबाने की क्रिया का गिनने का कारण करता था। ठीक है, उसके बाद यह भूख के कारण चूहा उछलता कूदता था, जिसके कारण अचानक लीवर दब जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। देखिए जब ये शुरुआत होती है, जब ये प्रयोग करते हैं, तो उसे ऐसा नहीं है कि वो शुरू में ही जानता है कि लीवर लगा हुआ है, उछलता कूदता कभी अचानक से जाके इस पे पैर पड़ा होगा, अचानक से पैर पड़ने पे भोजन मिल गया होगा। तो चूहे को थोड़ा बहुत ये लगा होगा कि हाँ यहाँ पे इस केज के अंदर, इस बॉक्स के अंदर भोजन है कहीं पे, और उसकी तलाश से फिर उसने उछल कूद मचाई होगी। जब उसने फिर उछल कूद मचाई होगी तो फिर इससे पड़ा होगा, लीवर में पैर पड़ा होगा। और जब ये क्रिया बहुत बार उसने किया होगा तो एक समय उसके दिमाग में आ गया होगा हाँ लीवर कहाँ लगा हुआ है और कहाँ पे जाके हम पैर रख दें जिससे हमको क्या मिल जाए, भोजन मिल जाए। अब उसके आगे लिखा है, ऐसा बार बार होने से एक समय ऐसा आता है कि चूहा लीवर दबाना सीख जाता है। यानी कि क्या हो जाता है, जो सीखना जो उसका काम था, जो स्किनर का काम था कि चूहे को ये सिखाना काम नहीं था कि वो भोजन खाना सीख जाए, नहीं, उनको सिखाना ये काम था कि वो लीवर दबाना सीख जाए। स्किनर ने चूहे को क्या सिखाया, लीवर दबाना सिखाया। अच्छा एक चीज और इस प्रयोग में क्या है कि जो क्रिया है, यानी कि भोजन की क्रिया या फिर ये जो प्रयोग है वो लगातार न चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने क्या किया कि एक बार दाना मिल गया उसको खाने के लिए, अब क्या है कि उसको 1 घंटे बाद की प्रक्रिया में लाएंगे। ऐसा अगर करेंगे तो ये क्रियाशील नहीं रह जाएगा। ये जो सिद्धांत है, ये जो है क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। यानी कि ये जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं पा जाता है तब तक ये कार्य चलता रहेगा। अगर इसमें एक लंबा गैप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, वो सारी क्रियाएं भूल जाएगा। सोचिए अगर 5-6 बार ऐसा किसने क्या किया, मनके के दाने पा गए खाने के लिए, अब उसके बाद आप चूहे को बाहर निकाल दिए, अभी भी वो लीवर दबाना सीखा नहीं, केवल उछलने कूदने की वजह से वो मनके खा पा रहा है, खाने के लिए पा रहा है, दाने पा जा रहा है। अब उसको आपने बाहर निकाल दिया, अब बाहर निकालने के 1 घंटे बाद फिर डालना है तो सारी क्रियाएं भूल गया, फिर से वही कार्य करेगा, शुरू से करेगा। तो इस सिद्धांत में एक खामी है ये, इस सिद्धांत की जो क्रिया है वो बार बार लगातार चलती रहे जब तक कि क्या हो जाए, वो लक्ष्य को अपने पा न जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक ऐसा समय आ जाता है कि बार बार ऐसा करने के बाद ये क्या करता है, सीख जाता है चूहा कि लीवर को कहाँ पे रखा हो, उसको दबाना है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, स्किनर ने ऐसा ही प्रयोग कबूतर पर भी किया था। ठीक है, ऐसा ही प्रयोग क्या किया था, कबूतर पे किया था, मैंने पहले बता दिया है। 1938 में उन्होंने चूहे को प्रयोग किया, फिर ऐसा ही प्रयोग क्या किया, कबूतर के ऊपर किया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सिद्धांत का नाम क्या है, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। इसके उपनाम है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर बॉक्स सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, आरएस थ्योरी। देखिए एसआर थ्योरी है, एसआर थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की है, और ये आरएस थ्योरी उसी से संबंधित है। अब इसके बाद क्या है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत है, नैमित्तिक सिद्धांत है। ये इतने सिद्धांत है, नाम याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा सकता है। 2018 में आपको पूछा गया था नैमित्तिक सिद्धांत के बारे में। प्रतिपादक इससे कौन है, स्किनर महोदय है। स्किनर महोदय निवासी कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था 1938 में किया था, चूहे के ऊपर किया था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्किनर के सिद्धांत का हम शैक्षिक महत्व समझ लेते हैं। अभी हमने आपको बता दिया कि स्किनर का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, चूहे पर कैसे उन्होंने प्रयोग किया, और उसके क्या तमाम जो नाम है 5-6 वो बता दिए, कहाँ के निवासी हैं, अमेरिकन है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसका शैक्षिक महत्व समझ लेते हैं क्या है। शैक्षिक महत्व क्या है, ऐसा उद्दीपन, पुनर्बलन पहला है, ऐसा उद्दीपन जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि पुनर्बलन ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को जो कार्य करना है भविष्य में उसको, उसके लिए वो तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उस कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो क्या होगा, पुनर्बलन माना जाएगा। अब ये क्या है, तुरंत देना चाहिए, आगे लिखा तुरंत देना चाहिए। क्यों, देखिए स्किनर का जो सिद्धांत है, मैंने बताया ना, अगर चूहे के ऊपर वो क्या करते हैं, मनके के दाने आते हैं खाने के लीवर दबने के बाद,
अब 3-4 बार ये क्रिया करता है, उसको सिखाना क्या है कि लीवर को दबाना कैसे है, तुरंत जाके लीवर, ये चीजें उसे सीखना है। लेकिन आप 4-5 प्रयोग के बाद उसको आप बाहर निकाल लिए, अभी वो सीख नहीं पाया है, फिर 1 घंटे बाद उसको फिर केज में डालते हैं पिंजड़े में, तो वो नहीं सीख पाएगा। यानी कि उसको जो है उसका जो पुनर्बलन है ना, वो तुरंत यानी कि लगातार चलते रहना चाहिए। तो इनके सिद्धांत में ये धारणा है कि पुनर्बलन जो क्रिया है ना वो तुरंत चलनी चाहिए, नहीं तो वो निरर्थक हो जाएगी। ठीक है। अब पुनर्बलन क्या होता है, धनात्मक होता है, जैसे पुरस्कार हो गया, पुरस्कार हो गया। और ऋणात्मक में क्या हो गया, दंड हो गया, तीव्र ध्वनि हो गई, तीव्र ध्वनि से आशय है किसी को डांटना जो है। ठीक है। और पुरस्कार हो गया, और इसके ये जो है आपके ऋणात्मक धनात्मक और सारे हैं, तमाम सारे हैं, आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद आता है अगला अंतर्नोद। अंतर्नोद का अंग्रेजी होता है ड्राइव। इस चीज को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर इन्होंने स्किनर ने काफी ज्यादा फोकस किया ड्राइव में। ड्राइव का अर्थ है, यानी कि अंतर्नोद का अर्थ है जो आपकी आंतरिक भावना है, यानी कि कोई चीज सीखने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना, व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को, यानी कि आप अंदर से कितना तैयार हैं उस चीज को सीखने के लिए, इस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। कई बार क्या होता है कि जैसे चूहे पर उन्होंने क्या किया, चूहे को इतना भूखा कर दिया कि वो मजबूर हो गया खाने के लिए, यानी कि वो एकदम अंदर से तत्पर हो गया, अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो खाना के लिए क्या कर रहा, वो चीजें करेगा। यानी कि लीवर दबाने के लिए क्या कर रहा था, वो एकदम पागल हो उठा था, कि वो लीवर दबाने के लिए एकदम तत्पर हो गया था उस कार्य के लिए। यानी कि उसके अंदर से जो क्या था, उसकी अवस्था जो थी, उसकी भूख ने ऐसी बना दी थी कि भोजन पाने के लिए लीवर को दबाने के लिए कूद रहा था, उछल कूद मचा रहा था। जो 2-3 बार अचानक दबने के बाद वो जान गया कि कोई ऐसी चीज है जो मेरे पंजे के नीचे आ रही है और दबने पे हमें भोजन मिल रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया था, एकदम तत्पर हो गया था। यानी कि उसकी अवस्था, जो आंतरिक अवस्था थी, लीवर को दबाने के लिए एकदम तैयार कर रखी थी। तो इस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। अगला है शेपिंग। शेपिंग क्या है, ऐसी विधि जिससे व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य तक पहुंच सके। देखिए, अगर चूहे की बात करें, इनके प्रयोग की बात करें, तो एक केज ऐसा बना रहता है कि वो धीरे धीरे, पहले तो बहुत देर तक इधर उधर उछलता कूदता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो धीरे धीरे लीवर के करीब होता चला जाता है, उसके उछलने कूदने की संख्या कम होने लगती है। वो धीरे धीरे क्या, ये सीखने लगता है कि हमको कहाँ पैर रखना है। वही चीज बता रहे हैं कि ये विधि ऐसी होनी चाहिए कि बालक जब सीख रहा है तो धीरे धीरे सीखने की, जो उसका उद्देश्य है सीखने का, जहां वो लक्ष्य है, उसके धीरे धीरे वो क्या हो जाए, पास पहुंच जाए। अब आगे यह शिक्षक के अध्यापन कार्य प्रारंभ करने से पहले स्पष्ट उद्देश्य परिभाषित कर देना। कहने का मतलब है कि क्लास में, कक्षा में, जब भी, स्किनर के अनुसार, जब भी किसी बालक को कोई विषय वस्तु के बारे में बताई जाए तो उस विषय वस्तु का उद्देश्य बता देना चाहिए कि उस विषय वस्तु को क्यों पढ़ाया जा रहा है, कारण क्या है। देखिए, चूहे को भोजन और भूख दोनों से, यानी कि उसे भूखा इसलिए रखा गया कि भोजन की तलाश करे। मात्र कारण क्या था, उसको लीवर को दबाना सिखाना था। तो उद्देश्य स्पष्ट था स्किनर का कि हम चूहे को सिखाना क्या चाहते हैं। तो वैसे ही बालक को जो सिखाने के लिए, यानी कि जो आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो पढ़ाने के लिए इसको शुरुआत करने जा रहे हैं, वो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। आगे है, शिक्षक को उन अनुक्रियाओं पर बल देना जो स्वाभाविक हो, ना कि डर से उत्पन्न हो। देखिए, बात यह है कि इसमें इन्होंने क्या दिया है, स्वाभाविकता पे ज्यादा बल दिया है। कई बार क्या होता है, कक्षा कक्ष में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं बड़े डरावने होते हैं, उनकी डर की वजह से साइलेंट बैठे रहते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चे उनसे पढ़ते भी हैं, बहुत इनके साथ फ्रेंडली फील करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इनका मानना ये है कि बालक के हिसाब से आप पढ़ाई कराइए, यानी कि उसके, आप जो है, जैसे इन्होंने भाषण विधि पर जोर नहीं दिया, भाषण विधि को बिल्कुल बेकार समझा कि आप आए स्पीच देकर चले गए। इन्होंने इस चीज पे बल दिया कि प्रत्येक बच्चे की मानसिक स्थिति के आधार पर उसके अनुसार जो है आप शिक्षा दीजिए। इसमें इन्होंने कहा है कि उसकी स्वाभाविक जो गतिविधि है बालक की, उसके अनुसार शिक्षा दीजिए, ना कि डरा के उसको माहौल, डर का माहौल कक्षा कक्ष में पैदा करके शिक्षा दीजिए। आगे लिखते हैं, बाह्य पुनर्बल पर अधिक बल दिया। बाह्य पुनर्बल पर इन्होंने पॉजिटिव दिया कि पुरस्कार दिया जाना चाहिए, शाबाशी देनी जानी चाहिए। तो इस चीज पे इन्होंने क्या किया, बहुत ही बल दिया है। अगला है, विषय वस्तु को सिखाते समय सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। देखिए, सही अनुक्रिया क्या था, चूहे को बॉक्स में इन्होंने बंद कर दिया, अब वो अनुक्रिया कर रहा है, उछल कूद रहा है। अब वो अनुक्रिया करने के बाद अगर उसे कुछ नहीं मिलता, सपोज करिए उसे भोजन मिलता ही नहीं, उसे भोजन नहीं मिलता, उसे पिंजरे में भोजन नहीं मिलता, तो कब तक उछलता कूदता, एक समय आता वो शांत हो जाता। लेकिन उसको बीच बीच में उछलते कूदने के 10, 20, 50 बार उससे भोजन मिल जा रहा है,
जब उसे भोजन मिल जा रहा है तो जो उसे पुनर्बलन मिल रहा है भोजन, उसकी वजह से और तत्पर हो रहा है उसका उपकार करने के लिए। वही चीज ये कह रहे हैं कि अनुक्रिया जो है, अनुक्रिया के लिए जो पुनर्बलन है वो दिया जाना चाहिए, जिससे बालक क्या हो, पढ़ाई करने के लिए तैयार हो सके, अपने आप को उस चीज में क्या करे कि ढाल सके। अगला है भाषण विधि का प्रयोग करके छात्रों पर व्यक्तिगत भाषण विधि का प्रयोग ना करके छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना। हमने बता दिया कि इन्होंने क्या किया कि व्यक्तिगत बच्चों पर, यानी कि प्रत्येक बच्चे की स्थिति के अनुसार उसको पढ़ाने की बात कही है, ना कि कक्षा कक्ष में शिक्षक आए और एक स्पीच देकर चला जाए। अगला है इस विधि द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, स्किनर के सिद्धांत के द्वारा बच्चे में अच्छी आदतें बुरी आदतें बनाई जा सकती हैं। अच्छी आदतों पर रहने पर उन्हें बुरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत इस पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा सिद्धांत ये खत्म हो गया। एक सिद्धांत था, तो मैंने बताया कि स्किनर महोदय ने क्या किया, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये कहाँ के थे, अमेरिकन निवासी थे। 1938 में इन्होंने क्या किया, चूहे को प्रयोग किया। 1943 में इन्होंने कबूतर को प्रयोग किया। उसके बाद के तमाम नाम मैंने बताए, 5-6 नाम है, उसको मैंने बताया। और उसके बाद कैसे प्रक्रिया चूहे पे कैसे उन्होंने केज बनाया, इलेक्ट्रॉनिक केज, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स बनाया, और उसमें लीवर लगा था और एक ट्रे लगी हुई थी भोजन की, जो वो लीवर पे कूदता था तो भोजन निकल के आता था। और एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रक्रिया उसकी कम होती जाती है और ये सीख जाता है वो कि लीवर को दबाने, तुरंत एक ही बार में लीवर को दबाने पे भोजन मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो सिद्धांत है स्किनर का, उसका आज की शिक्षा में क्या महत्व है, उसका शिक्षा में कैसे प्रयोग करें, इसके बारे में भी स्किनर ने बताया। ये सारी चीजें हैं। तो आपका ये आज का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सिद्धांत नेक्स्ट डे लेकर आऊंगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।